नमस्कार, वकालत 24 में आपका स्वागत है। काशी हो या मथुरा हो, दोनों जगह दोनों मामले अदालतों में हैं, निचली अदालत में, हाई कोर्ट में। और एक वकील जो निचली अदालत से लेकर हाई कोर्ट तक और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक इस लड़ाई को लड़ रहा है, वो वकील हमारे साथ हैं और उनको मैं कहता हूँ भगवान के वकील। वजह साफ है, अयोध्या मामले में भी थे, मथुरा मामले में भी हैं और ज्ञानवापी मामले में भी हैं। विष्णु शंकर जैन हमारे साथ हैं, इनसे समझेंगे, जानेंगे कि दोनों मामले अदालतों में जो मामले चल रहे हैं वो किस स्टेज में हैं, क्या होने वाला है। खबरें आप सुनते रहते हैं, लेकिन कानूनी खबरों में जो तकनीकी बारीकियां होती हैं वो मामले से जुड़े वकील ही बेहतर समझा सकते हैं, और इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं विष्णु शंकर जैन को। विष्णु, ये बातें सबको पता है कि ज्ञानवापी में पूजा की शुरुआत हो गई, टाइटल सूट बाद में डिसाइड होगा, लेकिन आज भी कोई एक याचिका वहाँ पर लगाई गई है, सुप्रीम कोर्ट में आज भी कुछ सुनवाई है। अभी क्या क्या बाकी है? देखिए, अभी हमने जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है उसमें हमने मांगा है कि टोटल वहाँ पे 10 चेंबर थे, नॉर्दर्न साइड में और सदर्न साइड में ओपन कोर्ट यार्ड के। तो उसमें से 2 ही चेंबर्स खुले हुए हैं, बाकी 8 सेलर्स और चेंबर्स को खोलने का परमिशन दिया जाए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं, जब डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने 21 जुलाई 2023 को एक ऑर्डर पास किया था एएसआई सर्वे का, तो उसमें खुली छूट दी थी एएसआई को। पर एएसआई के हाथ थोड़े से बांधे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त और 4 अगस्त के ऑर्डर से, और ये कहा कोई डिगिंग नहीं होगी। तो सर्वे के दौरान जो चीज़ें उभर के आई हैं, तो 8 और ऐसे तहखाने हैं जिसमें अभी एएसआई जा ही नहीं पाई है और वो आर्टिफिशियल वॉल से बंद है। तो वहाँ जाने के लिए थोड़ा इन्वेजिव वर्क करना पड़ेगा, जिसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के 4 अगस्त के ऑर्डर का मॉडिफिकेशन मांगा है, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट ही कर सकती है। इसके अलावा साथ ही साथ हमने जो वजू टैंक का एरिया था, जिसमें ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 मई 2023 को आदेश पारित किया था और ये कहा था, हमारी मांग को मान लिया था और ये कहा था कि एएसआई सर्वे वहाँ पे हो उस वजू टैंक एरिया का। उसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट आया, जो उसे फाउंटेन कह रहा था, और सुप्रीम कोर्ट ने 19 मई को स्टे कर दिया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश को। तो हमने सुप्रीम कोर्ट में स्टे वेकेशन एप्लीकेशन फाइल की है और साथ ही साथ डायरेक्शन मांगा है कि वजू टैंक एरिया का भी एएसआई सर्वे किया जाए। तो ये दोनों मामले इस समय सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है और उम्मीद है कि ये जब एक बार राह क्लियर हो जाएगी तो फिर उसके बाद हम ट्रायल में आगे प्रोसीड करेंगे। जो ज्ञानवापी परिसर में ब्याजी तहखाने में जहाँ पूजा शुरू हुई है, उस आदेश को मस्जिद पक्ष ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई। हाई कोर्ट ने क्या कहा था? इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने जब मस्जिद पक्ष ने पिटीशन फाइल की थी तो उनकी पिटीशन वर्चुअली डिफेक्टिव थी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने 2 आदेश पारित किए थे। एक 17 जनवरी 2023 को, जिसमें उन्होंने कहा था कि रिसीवर नियुक्त करा जाता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसका कब्जा लें और वो रिसीवर नियुक्त किए जाते हैं। 17 जनवरी के ऑर्डर की कंप्लायंस जो लोकल प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने 24 जनवरी 2024 को कर दी और उस एरिया का कब्जा ले लिया, उस तहखाने का व्यास परिवार। उस आदेश को चुनौती नहीं दी गई। जब 31 जनवरी 2024 को ये आदेश पारित किया ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब ने मेरी एप्लीकेशन पे कि वहाँ पे पूजा स्टार्ट की जाए, तो सिर्फ और सिर्फ उस आदेश को चुनौती दी गई थी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने यही बात आई कि आपकी जो एफएएफओ है, फर्स्ट अपील फ्रॉम ऑर्डर, ये मेंटेनेबल ही नहीं है, क्योंकि आपने जो इनिशियल ऑर्डर है 17 जनवरी का, वो चैलेंज नहीं किया है, जिसके लिए मस्जिद कमेटी ने कोर्ट से टाइम लिया और ये मामला कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई पर लगा हुआ है और मस्जिद कमेटी ने कहा है कि हम 17 जनवरी के ऑर्डर को भी चैलेंज करेंगे। तो कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसकी फुल फ्लेज्ड सुनवाई होगी। अब एक सवाल दर्शकों के मन में आएगा कि पूजा शुरू हो गई, क्या अदालत पूजा की जो प्रक्रिया, जो पूजा चल रही है, उसमें अदालत किसी भी स्टेज में रोक लगाएगी? देखिए, कोर्ट की पावर्स को तो कोई आदमी डिनाई कर ही नहीं सकता है, पर जो मेरा लीगल एक्यूमेंट कहता है वो यही है कि वहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, व्यास परिवार के तहखाने में अंजुमन इंतजामिया का कभी कब्जा ही नहीं था। इस बात को पहले अप्रिशिएट करिए। जो ऑर्डर 40 रूल 2 में है, ऑर्डर 40 रूल 2 में क्या रिस्ट्रिक्शन है कि किसी और के कब्जे से आप प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, तो उनका कब्जा ही नहीं था व्यास परिवार के तहखाने में। व्यास परिवार के तहखाने में हमेशा जो वहाँ का जिला प्रशासन है उसका कब्जा रहा और व्यास परिवार का कब्जा रहा, इसलिए चाबी उनके पास थी। इसलिए चाबी 30 जुलाई 1997 तक व्यास परिवार के पास थी और इसकी एडवोकेट कमीशन की रिपोर्ट में बात भी दर्ज है। व्यास परिवार ने इतनी सारी उसमें विल डीड भी की हैं। व्यास परिवार ने वहाँ पे कितने सारा लॉन्ग कंटिन्यूस पोजीशन अपना बताया, जिसमें कितने कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, मेरा लीगल एक्यूमेंट ये कहता है कि कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर गलत पास किया है और जो ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज साहब का ऑर्डर है 31 जनवरी 2024 का, वो वैलिड ऑर्डर है और इसीलिए जब कोई ऑर्डर वैलिड है तो उसको रोक लगाने की भी कोई औचित्य नहीं बनता है। एक बात और कही जा रही है कि
वहाँ पर ब्याजी तहखाने में कभी पूजा नहीं हो रही थी, पहले पूजा नहीं होती थी, ऐसा था क्या? नहीं, व्यास जी के तहखाने में नवंबर 1993 दिसंबर 1993 तक बराबर पूजा होती रहती थी, नित्य पूजा पाठ होती थी, जिसका सबूत भी मिलता है, जिसको हमने अपने पिटीशन में प्लीड भी किया है। पर नवंबर 1993 और दिसंबर 1993 के बीच में एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए वहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी बिना कोई रिटर्न ऑर्डर के। इस बात को नोट करिएगा, ये इंटरेस्टिंग है। हाँ। कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं था पूजा रोकने का और बैरिकेडिंग लगाने का। आज भी अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से पूछेंगे, स्टेट गवर्नमेंट की फाइल पे कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ सिर्फ, ये एडिशनल एडवोकेट जनरल यूपी गवर्नमेंट के मिस्टर MC चतुर्वेदी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में कोर्ट के पटल पे स्टेटमेंट दिया था कि हमारे पास कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं है वहाँ पूजा रोकने का, बैरिकेडिंग लगाने का। ब्याजी तहखाने में पूजा नवंबर दिसंबर 1993 तक होती रही, लेकिन वो कैसे रोकी गई, किन परिस्थितियों में रोकी गई, क्या आदेश था, उसका कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, अब एक बात और बताइए, सुप्रीम कोर्ट में कई मामले हैं ज्ञान वापी से जुड़े हुए, उसमें कौन कौन से मामले हैं? देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में 3 मामले लिस्टेड हैं। सबसे पहला है SLP सिविल नंबर 9388, जिसमें इन्होंने एडवोकेट कमीशन की नियुक्ति को चैलेंज किया है। वो भी ऑलरेडी एक्ट अपॉन हो चुका है, एडवोकेट कमीशन हो चुका है। एडवोकेट कमीशन में पार्टिसिपेट करने के बाद उसको चैलेंज किया कि एडवोकेट कमीशन ही गलत नियुक्त हुआ, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त लगाई कि ये पिटीशन इन्फ्रक्चुअस हो गई है। तो आज वो मामला एक लिस्टेड है। दूसरा SLP सिविल नंबर 11351 लिस्टेड है, जिसमें ये बात है कि जो वजू टैंक का एरिया वहाँ पे SI जांच कराई जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट से हम जीत चुके हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था वहाँ SI जांच कराई जाए, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, तो वाला मामला लगा हुआ है। तीसरा मामला लगा है जो 7/11 जो मेंटेनेबिलिटी का इशू है, वो हम इलाहाबाद हाईकोर्ट से जीत चुके हैं। जस्टिस JJ मुनीर साहब ने 31 मई 2023 को आदेश पारित किया था और कहा था कि ये सूट मेंटेनेबल है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट और वक्फ एक्ट से बाधित नहीं है। उसके खिलाफ अंजुमन इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट में SLP फाइल की, तो वो मामला भी आज सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है। तो ये तीनों मामले सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट नंबर 1 में आइटम 35 के नंबर से लिस्टेड है। राइट, तो आज सुनवाई हो या नहीं हो, मामला लंबित है, सुनवाई हो भी सकती है। अब अयोध्या की बात पीछे रह गई, काशी की बात आपने बता दी, अब मथुरा की बात भी पूछ लेते हैं। मथुरा के मामले में दर्शकों को पता है, सबको पता है कि हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश को पर रोक लगा दी। रोक लगाई क्यों, वजह क्या थी उसकी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश पर रोक लगाई है और सुप्रीम कोर्ट में हम अपना काउंटर एफिडेविट फाइल कर रहे हैं, जिसमें हमारा स्पष्ट रूप से कहना है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर है वो परफेक्टली वैलिड है। कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया था हियरिंग के दौरान कि जो आपकी एप्लीकेशन थी उसमें जो प्रेयर है वो वेग है, जबकि हमारा ऐसा कहना है कि हमारी प्रेयर वेग नहीं थी, हमारी प्रेयर क्लियर थी। हमने कहा था कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन होना चाहिए और कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें बहुत स्पेसिफिक आदेश किया है कि किन किन हिस्सों पे एडवोकेट कमीशन होना है। जो 2 एकड़ शाही ईदगाह मस्जिद के पास है उसमें ही एडवोकेट कमीशन का आदेश दिया गया और वही हमारी प्रेयर थी। तो हमारी प्रेयर वेग नहीं थी। ये सारी बातें हम सुप्रीम कोर्ट के सामने समझाएंगे। एक ये जानकारी के लिए बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मथुरा कोर्ट में लंबित सारे मामलों को अपने पास बुला लिया था और उसके बाद हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया था सर्वे का। लेकिन इस आदेश के पहले ही, मैं अगर कहीं गलत होऊंगा तो आप टोक सकते हैं, हाईकोर्ट के सर्वे के आदेश के पहले ही मस्जिद पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो सारे मामले अपने पास बुला लिए थे उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी थी। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित था और इसी बीच हाईकोर्ट ने सर्वे का आदेश दे दिया था। और इसलिए जब सर्वे के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि थोड़ा और इंतजार करना चाहिए था। नहीं, देखिए, इस तरह की बात नहीं है, क्योंकि जो ट्रांसफ़र पिटीशन थी वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलाउ कर दी थी 26 मई 2023 को। उस आदेश के खिलाफ जब SLP आई थी तो जस्टिस कौल साहब ने ऑब्जर्व किया था कि ये बहुत सही ऑर्डर किया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने और ये सारे मामले हाईकोर्ट में ही ट्रांसफ़र होने चाहिए और जल्दी से जल्दी डिसाइड होने चाहिए, नेशनल सेंसिटिव इश्यूज़ हैं। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन था। पर जो क्या कहते हैं शाही ईदगाह मस्जिद, उन्होंने आर्ग्यू किया कि बहुत जनरल डायरेक्शन हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के और जो इससे जुड़े मामले नहीं है वो भी ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट से रिपोर्ट मंगाई गई रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाईकोर्ट से कि कौन कौन से मामले ट्रांसफ़र किए गए। रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिपोर्ट फाइल की कि 18 सूट्स हैं जिसको हमने ट्रांसफ़र किया और वो इसी से संबंधित है। उसके बाद वो मामला वहीं ख़त्म हो जाना चाहिए था। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, उस SLP में अभी तक नोटिस भी इशू नहीं किया गया है। नोटिस भी नहीं इशू किया गया, वो वैसे ही पेंडिंग है। इन द मीन टाइम जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हमारी एप्लीकेशन अलाउ की और वहाँ पे सर्वे का आदेश दे दिया एडवोकेट कमीशन का, तो उस आदेश को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगाई है। अप्रैल में उसकी सुनवाई होगी और हम सुप्रीम कोर्ट से पूरी एक अपनी जितनी हमारे अंदर ईश्वर ने क्षमता दी, हम ये मांग करेंगे कि वहाँ पे एडवोकेट कमीशन का सर्वे जो है वो जारी हो, क्योंकि एडवोकेट कमीशन से ही वहाँ की वस्तु स्थिति समझ में आएगी। और चूंकि यही बात ज्ञानवापी के मामले में भी जब सर्वे को
के फैसले को चुनौती दी गई तो सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बात कही थी कि विवाद है और विवाद के निपटारे के लिए सर्वे का होना जरूरी है। वस्तुस्थिति तभी पता चलेगी जब देखिए सर्वे कोई एडवोकेट कमीशन का अगर सर्वे होता है तो वहाँ पे क्या स्थिति होगी। एडवोकेट कमीशन जाएगा, फोटोग्राफी होगी, वीडियोग्राफी होगी, तो जो मौजूदा स्ट्रक्चर है उसको तो हानि हो नहीं रही है। तो एडवोकेट कमीशन से सर्वे से डर किस बात का है? अगर वहाँ पे कोई हिंदू, इसका जवाब मैं दे देता हूँ, इसलिए कि हम ही बात कर रहे हैं। यही बात ज्ञानवापी में कही गई कि एडवोकेट कमिश्नर को केवल फ़ोटो खींचना है, रिपोर्ट देनी है, लेकिन उसके बाद फिर एएसआई की एंट्री हुई। उसके बाद अब नई एप्लीकेशन आई है कि एएसआई ने जो सबूत दिए हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, उसके बाद अब तो खुदाई बनती है। अच्छा तो मैं जवाब देता हूँ। अगर हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल करेंगे तो सारे जजेस जो हैं या सुप्रीम कोर्ट जो है वो यही कहेगी गो एंड फाइल अ सूट, जाइए सूट फाइल करिए। तो जब सूट फाइल किया तो सूट के सारे आयाम हैं। जब सिविल सूट फाइल किया तो सिविल सूट में क्या, आप अगर कोई क्रिमिनल, आज कोई क्रिमिनल, अगर आप इसको ऐसे ना सोचें, अगर आज कोई मर्डर होता है तो मर्डर में आप कहें कि बिना जांच करे सिर्फ पुलिस जो है वो चार्जशीट फाइल कर दे या एफआईआर फाइल कर दे, ये कैसे हो सकता है? जांच होगी तो सिविल लॉ में जांच कैसे होगी? जब तक हम वस्तु स्थिति समझेंगे नहीं, परिसर के अंदर जाएंगे नहीं, देखेंगे नहीं कि वजू टैंक के अंदर शिवलिंग है कि फाउंटेन है, देखेंगे नहीं कि शाही ईदगाह के अंदर, मस्जिद के अंदर शेषनाग बने हुए हैं कि नहीं बने हुए हैं, तब तक कोर्ट में ट्रायल कैसे होगा? सिर्फ क्या कहते हैं, एक हिस्टोरिकल बेसिस पे ट्रायल हो जाएगा। तो मैं अगर ये कहूँ, अगर कोई आदमी ये कहे कि विष्णु शंकर जैन सिर्फ औरंगजेब के फरमान के आधार पे ट्रायल कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई कमीशन ना करे। अगर मैं ये कहूँ कि जिन तर्कों के साथ और जिस ऑब्जर्वेशन के साथ सीजेआई ने, जस्टिस चंद्रचूड़ ने ज्ञानवापी में वहाँ पर एएसआई सर्वे का आदेश दिया था, नहीं रोका था, उसी आधार पर ज्ञानवापी में भी कल को गो अहेड होगा। देखिए हमारी तो उम्मीद है, क्योंकि हमारी जितनी मांग है वो जायज़ है और लीगल है। और जहाँ पे आपने अगर शिवलिंग को, उसको आप फाउंटेन कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि वो शिवलिंग है, तो कैसे पता चलेगा? मैं अपने आप से सवाल पूछना चाहता हूँ। एक पक्ष ये कह रहा है कि शिवलिंग है, दूसरा पक्ष ये कह रहा है फाउंटेन है। ये कैसे निर्धारित होगा कि ये शिवलिंग है कि फाउंटेन है? उसकी जांच होनी पड़ेगी तभी, और कोर्ट के पटल पे रिपोर्ट आएगी। क्या किसी भी एजेंसी की आए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे की आए, किसी भी एजेंसी की आए, किसी भी एक्सपर्ट की आए, जब तक ओपिनियन नहीं आएगी तब तक कैसे पता चलेगा? अगर आज कोई मर्डर होता है, जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आएगी, डॉक्टर की ओपिनियन नहीं आएगी, कैसे पता चलेगा? तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। और मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये जांच ना हो। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि फाउंटेन है, हमने एफिडेविट में लिख दिया कि फाउंटेन है, पर जांच नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। और मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि ये जांच ना हो। मुस्लिम पक्ष ये कह रहा है कि फाउंटेन है, हमने एफिडेविट में लिख दिया कि फाउंटेन है, पर जांच नहीं होनी चाहिए। और यही बात, आप ही की बात तो ये सेकंड करते हैं, सपोर्ट करते हैं सीजेआई। देखिए मैं कोई पर्सनल बातें नहीं करूंगा, ये कोर्ट की प्रोसीडिंग है और कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस पे कभी हम रिलाई भी नहीं करते हैं, क्योंकि आज कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, हो सकता है जब फाइनल जजमेंट आए तो कुछ और आए। तो कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस पे कभी अच्छे वकील को रिलाई नहीं करना चाहिए और मैं वो गलती नहीं करूंगा। लेकिन कोर्ट के ऑब्जर्वेशन के बाद अगर ऑर्डर भी उसी के हिसाब से आए, जब सीजेआई ने ऑब्जर्व किया था और ऑब्जर्वेशन के बाद ही स्टे लगाने से मना किया था, इसलिए मैं इस ऑब्जर्वेशन को यहाँ ठीक है, वो ठीक बात है, पर जो कोर्ट का ऑर्डर है वो यही है 4 अगस्त 2023 का, कि वहाँ पे एसआई सर्वे होना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था। जो एडवोकेट कमीशन का भी सर्वे का ऑर्डर था वो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल, मैं आपको हर एक बात रिकॉर्डेड बता रहा हूँ, 21 अप्रैल 2022 को उस पर स्टैम्प लगाया था और कहा था ये आदेश सही है। तो जितनी बातें हैं मैं आपके सामने जो कर रहा हूँ वो लीगल रिकॉर्ड है इस केस का, और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं आपके सामने बहस कर रहा हूँ या कोई बातें कर रहा हूँ जो फैक्ट्स के, रिकॉर्ड्स के अगेंस्ट है, उसको कोर्ट ने माना है। ये वो सारी बातें हैं जो कोर्ट में सुनवाई के दौरान या पिटीशन में या हलफनामे में कही गई हैं। अब एक आखिर सवाल, दोनों मामले में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का नाम आता है। अयोध्या मामले में भी प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट की चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में भी ये लिखा अपने फैसले में कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट का सम्मान होना चाहिए, और इस तरह के मामले उसमें काशी और मथुरा का भी जिक्र किया था। अब एक बात बता दीजिए कि प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट ज्ञानवापी में या मथुरा में लागू होता है? आप तो कहेंगे नहीं लागू होता। अगर नहीं लागू होता है तो क्यों नहीं लागू होता? देखिए, सबसे पहली बात ये, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, एक पक्ष ये अज्यूम करता है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट उनके लिए बना हुआ है, एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के रिलीजियस स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए बना हुआ है। ये सोच है जिसकी वजह से सारी दिक्कत खड़ी हो रही है। भाई, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट सबसे पहली बात तो सबसे गलत कानून है। अगर उसको केंद्र सरकार रिपील कर दे वो हम लोग के लिए ड्रीम सिचुएशन है, पर बी दैट एज इट में, जब तक वो कानून एग्जिस्ट कर रहा है हमें उसके दायरे में रह के काम करना है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या शब्द यूज करता है सेक्शन 4 सब क्लॉज 2 में, कि धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है। तो धार्मिक स्वरूप तय कैसे होगा?
एविडेंस में ही होगा, ट्रायल से ही होगा, कमीशन से होगा, एएसआई सर्वे से होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि मस्जिद के नीचे एक भारी हिंदू मंदिर का परिसर है? ऐसा कैसे हो सकता है कि वेस्टर्न वॉल हिंदू मंदिर की है? ऐसा कैसे हो सकता है कि जो पिलर्स है वो हिंदू मंदिर के हैं? ऐसा कैसे हो सकता है कि जो वजू टैंक है उसमें शिवलिंग है और उसके बाद कहें कि आप मस्जिद है? तो धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने और ट्रायल कोर्ट ने 12 सितंबर 2022 को ज्ञानव्यापी के केस में कहा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस बात पे स्टैम्प किया 31 मई 2023 को। साथ ही साथ अभी 17 दिसंबर 2023 को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यही बात कही जो मैं आपके सामने कह रहा हूं कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट धार्मिक स्वरूप तय करने की स्वतंत्रता देता है और धार्मिक स्वरूप ट्रायल से तय होना चाहिए। तो आप ये कहें कि नहीं बस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू हो गया और ट्रायल, आप इस बात को समझिए, इस आर्ग्यूमेंट को, जो जितने ये सारे केसेस हैं उसमें जो मस्जिद पार्टी है या वक्फ बोर्ड है वो क्या चाहती है कि ये बात उठे ही ना, ये ट्रायल ही ना हो, निप इन द बड हो जाए, यहीं पर खत्म हो जाए और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का जो उनका इंटरप्रिटेशन है उसको मान के ही खत्म कर दिया जाए। वो ऐसा नहीं हो सकता है। इन तरह के केसेस में जो डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर हैं, जहां एक पक्ष ये कह रहा है कि मस्जिद है ही नहीं, इस्लामिक लॉ के हिसाब से भी नहीं है, हिंदू लॉ के हिसाब से भी नहीं है, उस तरह के केसेस में आपको ट्रायल करना पड़ेगा। और बस एक जानकारी के लिए बता दूं, आपको पता भी होगा कि अयोध्या मामले के में फैसला आने के तत्काल बाद प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। वही प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट जिसमें प्रावधान है कि 15 अगस्त 1947 को देश में जिस भी, चाहे वो मंदिर हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या चर्च हो, 15 अगस्त 1947 को उसका जो धार्मिक चरित्र हो जो रहा होगा उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। उस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में नोटिस जारी किया था सरकार को। सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया है, कई वर्ष बीत गए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी तक गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया है। तो गवर्नमेंट जो स्टैंड लेती है वो तो गवर्नमेंट का लुकआउट है। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का वकील हूँ नहीं, तो मैं अपनी बात यही रख सकता हूँ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट असंवैधानिक है और जब तक वो एग्जिस्ट कर रहा है उसका जो इंटरप्रिटेशन है उसके हिसाब से हम ये सारा ट्रायल चला रहे हैं। तो सरकार ने अभी तक जवाब नहीं दिया और यही बातें कही गई जो विष्णु कह रहे हैं कि वो असंवैधानिक है कानून, तो वो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इस बीच ज्ञानवापी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में, मथुरा का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में, अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निपटारा कर दिया, मंदिर बन गई, प्राण प्रतिष्ठा हो गया, लोग जा रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। और यहाँ पर भगवान के लिए दोनों मामले में, अयोध्या मामले में श्री राम लला विराजमान, श्री राम लला को पक्षकार बनाया गया था, मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान को पक्षकार बनाया गया है और काशी में भी स्वयंभू देवता को पक्षकार बनाया गया है। तो मैं तो इतना जानता हूँ कि जिस मामले में भगवान पक्षकार हों तो उनके वकील मेहनत तो करेंगे ही। तो इतनी सी जानकारी देनी थी और विष्णु शंकर जैन से बेहतर इस मामले में को और कोई नहीं समझा सकता। जब ज़रूरत होगी इनको पकड़ूंगा, लाऊंगा आपको बताने के लिए, समझाने के लिए। विजय जी वीडियो बना रहे थे, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।